जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात करेंगे आधुनिक भारत में। टॉपिक रहेगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो विदेशी कंपनियां आई उनका किस क्रम में आगमन हुआ, किस क्रम में वो भारत में प्रवेश किया है, या ये कह लो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कौन भारत में किस क्रम में भारत में आए हैं। विदेशी जो भारत में आए हैं, विदेशी पुर्तगाली, अंग्रेज, डेन, डच, फ्रांसीसी ये भारत आए हैं, तो ये किस क्रम में भारत आए हैं, क्योंकि ये परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और आप लोग ये अभी तक गलत पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की है, भारत की खोज किसने की है। और बहुत सी किताबों में भी, पुस्तकों में भी ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्कूली किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि भारत की खोज किसने की है, वास्को डी गामा ने की है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, जो कि असत्य है, गलत है ये। तो आज इस पे भी चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते जाएं, वो भी नोट्स बना सकें। तो आइए बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। समझिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें, आने का क्रम क्या है। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। भारत में यूरोपीय कंपनियों का या विदेशी कंपनियों का आने का क्रम क्या है। पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आपके अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। समझिए फिर से एक बार, सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और सबसे बाद में गए। ये आप समझिए, यही पॉइंट क्लियर कर दें आपको। सबसे पहले भारत आने वाले विदेशी यूरोपियों में पुर्तगाली थे और सबसे बाद में गए हैं। इसके बाद डच आए, डच के बाद फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज भारत आए थे। इसके बाद फिर डेनिश और लास्ट में अंत में फ्रांसीसी भारत आए थे। अब समझिए आए क्यों। 15वीं शताब्दी के दौरान, जो समय का 15वीं शताब्दी का जो दौर था, उस समय समुद्री पोतवाहन या जहाज निर्माण और नौ परिवहन विभाग में बहुत महान प्रगति हुई। उस समय इसका महत्वपूर्ण स्थान था। समुद्री पोतवाहन का, जहाज और निर्माण का ये कार्य किए जाने लगे थे और इसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इनकी महान प्रगति हुई इस कार्य में। ये आप समझिए, नौ परिवहन में और जहाज निर्माण में, जो जहाज निर्माण कार्य था उसमें बहुत महान प्रगति हुई। विज्ञान ने प्रगति की इस समय, ये आप समझिए। इसके बाद पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर जहाज के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों को जो कार्य था वो आसान किया। किसने? द नेविगेटर नाम के जहाज ने। कब? पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने द नेविगेटर नाम के जहाज के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का जो कार्य था उसको आसान किया। समझो। इसके बाद पुर्तगाल के नाविक, जब इस आसान हुआ तो पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में 1487 में उत्तमांसा अंतरीप की खोज की। देखिए, ये यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ये पुर्तगाल है, यहाँ पे लिस्बन है, ये पुर्तगाल है। यहाँ से होते हुए केप मार्ग के रास्ते ये यहाँ पे पहुँचता उत्तमांसा अंतरीप। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज, 1487 ईस्वी में। उत्तमांसा अंतरीप का जो नाम है वर्तमान में नाम आशा अंतरीप है। नवंबर 1947 से इसका नाम आशा अंतरीप रखा गया। पुराना नाम उत्तमांसा अंतरीप था। केप ऑफ गुड होप भी इसी को कहा जाता है। तूफानी अंतरीप भी इसी का नाम है। उत्तमांसा अंतरीप को तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। केप ऑफ गुड होप भी उत्तमांसा अंतरीप को कहते हैं। खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब? 1487 ईस्वी को। इसके बाद 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, जो स्पेन निवासी था कोलंबस, वो 1492 ईस्वी में भारत के भारत की खोज नहीं कह रहे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, रास्ता ढूंढते हुए
कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। तो इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका की खोज कब? 1492 ईस्वी में किसने की? कोलंबस ने की। कैसे की? ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते हुए निकला था, लेकिन कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका पहुँच गया था। कब? 1492 ईस्वी में। इसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को भेजा समुद्री मार्ग करते हुए भारत की खोज पे। ये भी निकला और ये उत्तमांसा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, ये जो आपका केप ऑफ गुड होप है, देखिए इसका चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुंच गया? भारत के कालीकट पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ने उत्तमांसा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए अब्दुल मजीद नामक ये गुजराती पथ प्रदर्शक था, ये इसका नाविक था जो जहाज चला रहा था। कौन? अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, नाविक की सहायता से कालीकट 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के कपक डाबू नाम के बंदरगाह, ये जो बंदरगाह था कालीकट बंदरगाह नहीं, कालीकट के कपक डाबू नाम के बंदरगाह पे उतरा था ये। कौन? वास्को डी गामा। कब? 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 को ये कपक डाबू नाम के बंदरगाह कालीकट पे उतरा। कालीकट पे जब ये कपक डाबू नाम के बंदरगाह पे उतरा, तब कालीकट पे तत्कालीन हिंदू राजा जमोरीन का शासन था। जमोरीन वहाँ का तत्कालीन हिंदू शासक था। वास्को डी गामा का स्वागत किया, वास्को डी गामा का उसने स्वागत किया। इसके बाद वास्को डी गामा ने वहाँ के भारत के मसालों को देखा, जांचा परखा और वहाँ का पूरा मतलब भारत के मसालों को पूरी छानबीन की और उसको भारत के मसालों में सबसे ज़्यादा अच्छा उसको काली मिर्च लगी। फिर ये भारत के मसालों को वापस ले जाकर वास्को डी गामा हेक्टर नाम के जहाज से अगस्त 1498 ईस्वी में भारत के मसालों को लेकर, मुख्यतः काली मिर्च को लेकर वापस जाता है पुर्तगाल। कब? अगस्त 1498 ईस्वी को। क्या लेके? भारत के मसालों को लेकर, मुख्यतः काली मिर्च, इसको सबसे ज़्यादा। इसके बाद उसे वास्को डी गामा को इन मसालों से पूरी यात्रा का जो ये पूरी पुर्तगाल से चला, केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाते हुए भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा, कालीकट पहुंचा था। इस पूरी यात्रा में जो इतना भी खर्चा हुआ, उस खर्चे को निकालने के बाद वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा हुआ था। समझ लीजिए, पूरी यात्रा खर्च निकालने के बाद जो भारत से वास्को डी गामा मसाला ले गया था, उस मसालों से पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। कब वापस गया? अगस्त 1498 ईस्वी को। इसके बाद दोबारा फिर 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है। कब? पुनः भारत वास्को डी गामा कब आता है? 1502 ईस्वी में। पहली बार कब आया? 20 मई 1498 ईस्वी में। कहाँ? कालीकट के कपक डाबू नाम के बंदरगाह पे। जमोरीन नाम का वहाँ हिंदू शासक था, वहाँ पे जमोरीन नाम के हिंदू शासक ने इसका खूब स्वागत किया और ये भारत के मसालों को लेकर वापस जाता। अगस्त 1498 ईस्वी में वापसी करता। हेक्टर नाम के जहाज से वास्को डी गामा भारत से वापस जाता पुर्तगाल और भारत से जो मसाले लेकर जाता है, मुख्यतः काली मिर्च जो मसाला है, उसको ले जाकर उससे मतलब पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद उसको 60 गुना मुनाफा होता है। आप समझिए, 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है। तो ये था आपका। तो इस प्रकार भारत के समुद्री खोज मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से की थी। ये आप समझिए, ना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्योंकि अभी आपको स्कूल की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। ये गलत है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग कहाँ से चला था? पुर्तगाल से चला था। केप ऑफ गुड होप, उत्तमांसा अंतरीप के चक्कर लगाते हुए वो फिर भारत के कालीकट कपक डाबू नाम के बंदरगाह पे पहुंचा था। इसलिए भारत आने का समुद्री मार्ग की खोज इसने की थी। ये आप समझिए। इसके बाद
ये समुद्री मार्ग की खोज हो गई। फिर पुर्तगालियों ने अपना गवर्नर नियुक्त किया, यहाँ पे अपना शासन नियुक्त किया, अपना शासन मसाले ले जाने लगे, उस पर एक अधिकार पुर्तगालियों का होगा, तो अब उसकी देखरेख के लिए कोई सा अधिकारी होना चाहिए, तो पुर्तगालियों ने गवर्नर की नियुक्त की। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, और भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। यहाँ पर भारत के संदर्भ में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने अपनाई थी, याद रखिए, भारत के संदर्भ में ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, ना कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और इसने भारत के संदर्भ में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को मानते हैं। और इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया था। 1510 ईस्वी पर गोवा पे अधिकार किया, गोवा पे पुर्तगाली बस्ती बनाई, और उस समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था, और इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह का भी प्रोत्साहन किया। भारतीय स्त्रियों से विवाह भी किए जाए, अब यहाँ के निवासी भारत के निवासी बने ये। इस क्रम में इसने भारत के स्त्रियों से भी विवाह का प्रोत्साहन किया, इसने पुर्तगालियों को दिया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसके बाद भारत में जो कंपनियां यूरोपीय कंपनियां हैं, उनका स्थापना, उनका क्रम देखिए। पहले तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एस्तादो डा इंडिया के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में कालीकट पे हुई। भाई वास्को डी गामा ने 1498 में कालीकट पे रखा 20वां कदम। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1600 ईस्वी में सूरत में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में हुई। चौथी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में सुतानाती में हुई। पांचवी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियो जो आए थे, आखिरी में आए थे, इन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1664 ईस्वी में सूरत में। तो ये थे आपके भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो यूरोपीय कंपनी स्थापित हुई उसमें पहले पुर्तगाली द ईस्ट इंडिया एस्तादो डा इंडिया 1498 ईस्वी में कालीकट, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में सूरत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, चौथी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में सुतानाती में, इसके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में सूरत में। यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय जो भारत में विदेशी है उनका आने का क्रम, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर लास्ट में फ्रांसीसी भारत आए थे। तो ये थे आपके भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी, जो यूरोपीय थे, विदेशी थे, उनका क्रम। अब भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी उसके बारे में पूरा डिस्कस हो गया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद सभी को।